नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने भारत के लिए गंभीर कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती पैदा कर दी है। ईरान का हमला दिखाता है कि यूएस की दोस्ती सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। चीन की मदद और उकसावे के बिना, चाहे वो कितना भी समझदारी भरा क्यों ना हो, ईरान अब तक कभी नहीं टिक पाता। युद्ध के बाद ईरान चीन को एक और बड़ा मौका देगा। हमें चीन के दबदबे वाले एशिया के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन के अपने मुद्दे हैं और अंकल सैम इस इलाके में और चीन के लिए भी आग भड़काना चाहेंगे। लंबे समय में भारत को बहुत चिंता करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि वेस्ट एशिया में स्मार्ट जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला जा रहा है। इस महायुद्ध में भारत की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या भारत की रणनीति उचित है, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरक्षा विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा जी। जितेंद्र ओझा जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आखिरकार ये जो ईरान अमेरिका इजराइल महायुद्ध का रिजल्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, इस युद्ध के बाद बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे इस युद्ध के। पहली बात आप देखिए कि बहुत सारे मॉरल स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, ईरान निश्चित रूप से बहुत हद तक तबाह होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और बहुत हद तक तबाह हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो बातें आपने खुद कही कि अमेरिका की मित्रता जो है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये बात जो है वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश समझने लगे हैं। तीसरी बात यह है कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़राब हो रही है कि एक रिस्पॉन्सिबल पावर होने के बावजूद जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, जिस तरीके से वो हरकत कर रहा है, वो लग रहा है कि वो इस ग्लोबल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस तमाम युद्ध के बाद चीन का दबदबा बढ़ने वाला है और चीन की जो स्ट्रेटेजिक साइकी है उसके लिहाज से मैं कहूँगा कि दुनिया को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन हमेशा विश्वास करता है कि सारी दुनिया को सब्जुगेट करें और एक हान नेशनलिज्म, हान जेनोफोबिक सुप्रीमेसी की जो उसकी सोच है उसको लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। तो आखिरकार इसका भारत पर क्या असर होगा मैं समझूंगी, लेकिन हम पहले अभी जियोपॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझते हैं आपसे कि इस युद्ध का दुनिया पर आप क्या असर देख रहे हैं। और इसी के साथ जुड़ा मेरा सवाल है, क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, इजराइल, भारत मिलकर ये जो युद्ध है इस वक्त उसे रोक पाते? देखिए, हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान की जो रजीम है, थियोक्रेटिक रजीम है, बहुत आइडियल या परफेक्ट रजीम नहीं है। उससे ईरान के लोग भी बहुत दुखी थे। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो देखिए, ईरान की समस्या मैं कहता हूँ कि अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की फेलियर है या इंपीरियलिस्टिक एजेंडा की फेलियर है। वो मुसद्दक के ज़माने से ईरान में इंटरफेयर करते रहे। रज़ा पहलवी की सरकार आई, वो सरकार ठीक थी कुछ मामलों में, लेकिन वो उसे हमेशा फॉरेन एजेंट समझा जाता रहा। और जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसमें लिबरल लोग भी थे, लेकिन ये थियोक्रेटिक फोर्सेस ने जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो एक देखा जाए कि ईरान की पूरी समस्या की जड़ में अमेरिका की फेल्ड इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस क्या हैं, जो भी कहें, वो दिक्कत है। युद्ध रोका जा सकता था। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में पिछले 15-20 वर्षों से काफ़ी कुछ कमी नज़र आ रही थी। डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन, उनके इरोजन, हर जगह वो गलत स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आप देखिए कि वो पहले तो वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, फिर वॉर ऑन टेररिज्म में अपनी ताकत कम कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक जो कवर्ट वॉर का मकसद होता है, देखिए उसमें मॉरल नहीं जाना है, उसका मकसद होना चाहिए, बड़ा पावर है कि कैसे हम जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को शेप करें। तो इजराइल के पास बहुत ज़्यादा जो है कवर्ट वॉर का एक टैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत अधिक है। वो स्पेक्टेकुलर अटैक कर सकते हैं, वो मारने की उनकी क्षमता है। अमेरिका ने सोचना बंद कर दिया है क्योंकि ताकत इतनी अधिक है कि वो दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, वो मोरालिटी को दरकिनार कर दिया है। तो अगर वो ये दोनों पावर जो चाहते कि स्मॉल तरीके से कैसे जो है साइंटिफिकली वहाँ के साइकी को शेप करें, कवर्ड तरीके से किस तरीके से इसकी सरकार को कम कोलैटरल डैमेज के साथ जो है इसको रोकते, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, जनता के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनको पता चलेगा। आखिरी में आपने पूछा भारत का, तो पूरा इकोसिस्टम में आप देखें कि चीन की जो एक ओपेक अथॉरिटेरियन सिस्टम के साथ वो मजबूत हो गया, रशिया अपने जगह पे खड़ा है, इस्लामिक ज़ोनोफोबिया अपनी जगह पे खड़ी है, अमेरिका की डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर गई। भारत अपने तमाम अच्छी बातों को कहने के बावजूद न तो ग्लोबली इकोनॉमिक और मिलिट्री या टेक्नोलॉजी के
के क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार आ पाया है। आप देखें कि भारत के लोग सारी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हैं। भारत से छोड़ने के बाद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर कमी है जो हमारी ग्रोथ को ट्रिपल करके रखे हुए है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया जो है एक तरीके से उसका बैलेंस खराब हो गया है, जहाँ वायलेंस के चांसेस बहुत अधिक हो गए हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे आपसे बिल्कुल टोकना चाहूँगी, लेकिन भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम ये पहली जो बारी या प्रगति तो दूसरी बड़ी नहीं, देखिए आप जो है ना, ये मैं सोचता हूँ कि हमारे लोगों के सोचने का तरीका रोक दिया गया है। हाँ। हम पहली बड़ी और दूसरी बड़ी होने के काबिल थे, चाइना के बराबर थे हम 70 के दशक में। वही मैंने कहा कि ये दिक्कत आज नहीं है, ये किसी पार्टी की दिक्कत नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल पोजीशन लेके नहीं कह रहा हूँ। मेरा लक्ष्य आपके पिछले डिस्कशन में कहा भारत और भारत और भारत है। जब भारत इतने बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा कर सकता है, भारत इतने बेहतरीन सीईओ पैदा कर सकता है, तो ये क्या वजह है कि चीन के मुकाबले हम इतने कमज़ोर हैं? कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में कमी है और हमें इस कॉम्प्लेसेंसी में नहीं आना है। हमें देखना है कि हमारी क्षमता क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि चाइना की एक तो विस्तारवादी नीति है, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ पर एक राष्ट्रपति ने फैसला ले लिया, उसको मानना ही पड़ेगा वहाँ की जनता को। और भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर विरोध होता है, सरकारों को फैसले लेने पड़ते हैं अच्छे उम्मीद के साथ, लेकिन उसे रोल बैक भी करना पड़ता है। ये क्या एक नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में आपको और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। मैं आप सब्जेक्ट से डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जब रिस्क लिया अब्राहम लिंकन ने, कितने लोग थे जो इमेंसिपेशन एक्ट था, जो स्लेवरी को अबॉलिश करने वाला एक्ट था, कितने लोग थे जो उनके साथ में थे? बहुत लोग नहीं थे। मेजॉरिटी शुरुआत में उनके खिलाफ थी। कोशिश किया। तो देखिए आप जो है अपना सत्ता भी बचाएं, अपनी कुर्सी भी बचाएं, अपनी पोजीशन भी बचाएं, और उसके बाद चाहे कि हो जाए, वो नहीं होता है। मैं समझता हूं कि भारत में राजतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद यही होनी चाहिए कि आप त्याग के लिए तैयार रहिए।